Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the Indian Constitution series. तो आज हम यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है हमने पहले ओवरव्यू देखा है पहली वीडियो में. अब हम जो पार्ट 1 है हम आर्टिकल्स देखना स्टार्ट करेंगे. तो देखते हैं आर्टिकल 12 क्या बात करता है. अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर. ओके, तो चलो आर्टिकल 12 क्या बात करता है. इन ऑर्डर टू डिफाइन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड द स्कोप ऑफ द रेमेडी अंडर आर्टिकल 32, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव डिफाइंड द स्टेट इन बिगिनिंग अंडर द आर्टिकल 12. तो यहाँ पे क्या बोला है कि इन ऑर्डर टू डिफाइन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे जो स्कोप है फंडामेंटल राइट्स का उसको डिफाइन करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है यहाँ पे उन्होंने पहले ही स्टेट का डेफिनेशन क्या है वो आर्टिकल 12 में यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है. ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है कि द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ओके, the government and the parliament of India and the government and the legislature of each of the state and all local and other authority within the territory of India or under the control of the government of India. तो यहाँ पे क्या बोला है कि द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट है and parliament of the India and the government and the legislature of each of the state and all local and other authority within the territory of India or under the control of government of India, जो कोई भी अथॉरिटी है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे. इसका मतलब यही है. वो उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या है. ट्रेसिंग दी ओरिजिन ऑफ द आर्टिकल 12 कहाँ से आया है वो हम देखेंगे यहाँ पे. तो कहाँ से आया है आर्टिकल 12 जो है. टू अंडरस्टैंड द एक्सपांड मीनिंग ऑफ द टर्म अदर अथॉरिटीज in the article 12, it is necessary to trace the origin and scope of the article 12. तो बेसिक नॉलेज एंड ओरिजिन ऑफ द 12 आर्टिकल 12 जो है यहाँ पे वो देखेंगे. ओके, तो क्या बोला है कि जो प्रेजेंट आर्टिकल 12 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एज आर्टिकल 7. जो प्रेजेंट आर्टिकल 12 है ना वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था आर्टिकल 7 था वो. वाइल इनिशिएटिंग अ डिबेट ऑन दिस article in draft constitution in the constituent assembly, Dr. B.R. Ambedkar described the scope of this article and the reasons why this article was placed in the chapter on the fundamental rights as followed. तो यहाँ पे जो आर्टिकल 7 था यहाँ पे पहले जो था यहाँ पे आर्टिकल 7 में था. तो आर्टिकल 7 फंडामेंटल राइट में तो फॉल नहीं करता है ना. तो यहाँ पे why it is in placed on the article 12 because it comes under the फंडामेंटल राइट्स. तो ये क्यों फंडामेंटल राइट है वो हम यहाँ पे देखेंगे. देखो कि आगे क्या दिया गया है, क्यों फंडामेंटल राइट है यहाँ पे. ओके, द ऑब्जेक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट इज टू फोल्ड. जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वो कैसे है, टू फोल्ड में है. देखो क्या है. ओके, द फर्स्ट दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दोज राइट. तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन द पोजिशन टू क्लेम दोज राइट. तो एवरी सिटीजन मतलब इंडिया में जो कोई भी सिटीजन है उनको सबको फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है. सेकेंडली जो है यहाँ पे, सेकेंडली दे मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी. तो यहाँ पे क्या होगा, दे मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी. आई शैल प्रेजेंटली एक्सप्लेन व्हाट द वर्ड अथॉरिटी मीन्स. तो अथॉरिटी क्या है यहाँ पे, upon every authority which has got either the power to make laws or the power to have discretion vested in it. तो यहाँ पे क्या है, क्या हुआ है कि every authority जो है यहाँ पे which has got either the power to make the laws. एक तो उनके पास कौन सा पावर है होगा यहाँ पे, आप तो एक तो लॉज बनाइए और the power to have the discretion vested in it. एक तो वो लॉ बनाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे क्या करेंगे, पावर टू हैव डिस्क्रिएशन वेस्टेड. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिस्क्रिएशन क्या होता है कि थिंग्स टू फिट. डिस्क्रिएशन जो रहता है अपॉन दी कोर्ट पे और पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेशन जो भी है यहाँ पे उनके ऊपर डिस्क्रिएशन पे बेस्ड होता है. Therefore, it is quite clear that if the fundamental rights, जो fundamental rights है, are to be clear
then they must be binding not only upon the central government, they must not only be binding upon the provincial government, they must not only be binding upon the government established in the Indian state, they must also be binding upon the district local bodies, municipalities, and even village panchayats, talukas, boards, in fact, every authority which has been created by law and which has got the certain power to make the laws, to make the rules or make bylaws. तो इसका इतना ही मीनिंग है कि जो स्टेट के अंडर, स्टेट के डेफिनेशन के अंडर जो कोई भी आता है तो ये सब के ऊपर ये बाइंडिंग होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है वो सब के ऊपर बाइंडिंग होगा। तो ऐसा नहीं कि स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, यहाँ पे मीनिंग क्या होगा, स्टेट, यहाँ पे स्टेट मतलब क्या होगा, जो भी लोकल अथॉरिटी है, जो भी म्यूनसिपालिटी है, डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड्स है, जो भी गवर्न अंडर दी गवर्नमेंट के अंडर गवर्न होता है, वो सारे कहाँ यहाँ पे स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे। ओके ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। इफ दैट proposition is accepted and I do not see anyone who cares for the fundamental rights can object to such a universal obligation being imposed upon every authority created by the law, then what are we to do to make our intention clear? तो यहाँ पे क्या हुआ है, there are two ways of doing it. One way is use a composite phrase such as the state. तो यहाँ पे क्या है कि फंडामेंटल राइट का जो प्रोटेक्ट करने का जो ऑब्जेक्ट है उसको फुलफिल करने के लिए, तो यहाँ पे दिखता है कि आई डू नॉट सी एनी वन हु केयर्स दी फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे दिखता ही नहीं कि कोई भी यहाँ पे फंडामेंटल राइट को केयर करता है, यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी यहाँ पे क्या एफर्ट्स लेता है। ऐसा नहीं है ना, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देयर आर टू वेज है यहाँ पे टू डूइंग इट। तो यहाँ पे पहला वे जो है यहाँ पे टू यूज़ द कंपोजिट फ्रेज सच एज द स्टेट। तो यहाँ पे एक तो आप यूज़ करो कि कंपोजिट फ्रेज यूज़ करो कि द स्टेट, एज वी हैव डन इन आर्टिकल 7 में जैसे हुआ था पहले जो ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें। और टू कीप ऑन दी रिपीटिंग एवरी टाइम, एक तो आप दी स्टेट यूज़ करो और कीप रिपीटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, द म्यूनसिपालिटी, लोकल बोर्ड, ऐसे आप करते रहो। आप जहाँ पे भी यहाँ पे द स्टेट आपको यूज़ करना है उसको रिप्लेस करो कि ये सारे इतना रिप्लेस करने से अच्छा तो ये स्टेट ही रिप्लेस करेंगे ना हम। तो यहाँ पे इट सीम्स टू मीन नॉट ओनली मोस्ट cumbersome but stupid to keep on repeating this phraseology। तो यहाँ पे stupid ही लगेगा ना, इतना सारा जो टॉपिक है आप बार बार यहाँ पे वो रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है लेंथी होगा, बहुत लेंथी होगा। और यहाँ पे क्या होगा, एक तो यहाँ पे शुरुआत में ही स्टेट का डेफिनेशन दे दिया गया, तो आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में वही मीनिंग लेना है जहाँ पे भी स्टेट आए। ओके, it seems not only most cumbersome but stupid to keep on repeating this phraseology every time we have to make a reference to some authority. The widest course is to have this comprehensive phrase and to economy in the words Dr. B.R. Ambedkar। चलो वो है, तो यहाँ पे हम स्कोप ऑफ आर्टिकल 12 देखेंगे कि क्या स्कोप है आर्टिकल 12 का, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो दिस डेफिनेशन हैज़ गिवन द बर्थ टू द सीरीज ऑफ द जजमेंट्स। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है, यहाँ पे सीरीज ऑफ जजमेंट्स इस डेफिनेशन की वजह से आया है क्योंकि यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पे स्टेट के डेफिनेशन में फॉल करते हैं, उसके हम देखेंगे कि आगे कौन कौन से यहाँ पे केस लॉज है। Okay, and case primarily due to inclusion of word authority in the last part of the definition. Okay, so attempts have been made to determine the scope of this word. Initially the definition of the state was treated as exhaustive and the confined to the authority or those which could be read ejusdem generis with the authorities mentioned in the definition of the article 12। तो देखते हैं पहले एजुसडेम जेनरिस क्या है, लीगल टर्म है, मैगजिम है, हम इसका मीनिंग देखेंगे फिर ही आगे जाएंगे। ओके, तो जो एजुसडेम जेनरिस जो मैगजिम है ना, इसका सिंपल मीनिंग क्या है, जो लैटिन टर्म है यहाँ पे, एजुसडेम जेनरिस मीन्स दैट वेयर द जनरल वर्ड्स फॉलो एन
इन्यूमरेशन ऑफ द स्पेसिफिक आइटम। तो यहाँ पे जो जनरल है, जनरल जो वर्ड्स है ना, यहाँ पे फॉलो एन इन्यूमरेशन ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स जो है उसको फॉलो करते हैं। दी जनरल वर्ड्स आर लिमिटेड टू द थिंग्स। तो यहाँ पे जनरल वर्ड जो है यहाँ पे आर लिमिटेड टू द थिंग्स ऑफ द सेम काइंड एज द स्पेसिफिक वन। तो सेम काइंड ऑफ थिंग्स है तो उसको हम स्पेसिफिक वन थिंग से यहाँ पे मेंशन करेंगे, सारे नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे कि एजुस्ड जनरल जो है, यहाँ पे इसका एग्जांपल देखेंगे। तो देखते हैं क्या है। ओके, तो देखो यहाँ पे एडजस्टम जनरल जो है, यहाँ पे जनरल वर्ड्स फॉलोज एन इन्यूमरेशन ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स को फॉलो करते हैं। तो एग्जांपल देखो, द टर्म व्हीकल इंक्लूड्स। तो व्हीकल से हमें पता चलता है कि व्हीकल में क्या क्या इंक्लूड होता है। कार, बाइक, ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एक्सेट्रा यहाँ पे इंक्लूड होता है, बट नॉट ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स यहाँ पे क्या नहीं होंगे, इंक्लूडेड नहीं होगा। ये हुआ एडजस्टम जनरल का मीनिंग। ओके, तो आई होप आपको एडजस्टम जनरल जो है उसका मीनिंग समझ आएगा। द नेक्स्ट स्टेज वॉज रीच्ड व्हेन द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट केम टू बी understood with the reference to the remedies available against it. For example, historically a writ mandamus was available for enforcement of statutory duties or duties of the public nature. Okay, इसके बाद है नेक्स्ट जो है the statutory corporation with the regulations framed by the such corporation pursuant to statutory powers was considered a state. तो जो statutory corporation जो है यहाँ पे with the regulations framed by the such corporation pursuant to the statutory powers was considered, यहाँ पे state consider किया जाता था। And the public duty was limited, those were created by the statute. The decision of the Constitution Bench of the Court in Rajasthan Electricity Board versus Mohanlal and others. तो केस कौन सा था यहाँ पे, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल एंड अदर्स। ये जो केस है इज एन इलस्ट्रेटिव ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो है द क्वेश्चन whether the electricity board, which was corporation constituted under a statute primarily for the purpose of carrying on the commercial activities, could came within the definition of state. तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट के डेफिनेशन में इंक्लूड है या नहीं, वो यहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फैक्ट्स क्या थे यहाँ पे वो देखेंगे, कि फैक्ट्स के बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या इशू था यहाँ पे। ओके, तो देखो कि फैक्ट्स बैकग्राउंड क्या था। द राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो REB है वो कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 के अंडर वो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था टू रेगुलेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्टेट को, स्टेट में जो रेगुलेट इलेक्ट्रिसिटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। द बोर्ड इज स्टैट्यूटरी बोर्ड क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। तो याद रखो यहाँ पे जो बोर्ड, ये जो बोर्ड है ना, जो क्रिएटेड है यहाँ पे बोर्ड, किसने क्रिएट किया है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है जो बोर्ड है। तो देखो आगे, एम्प्लॉय ट्रांसफर मोहनलाल एंड 10 अदर्स वेयर द ओरिजिनल वर्किंग एज द फोरमैन इन द गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल एंड द मैकेनिकल डिपार्टमेंट में वो क्या करते थे, यहाँ पे काम करते थे। ओके, तो यहाँ पे जो इशू रेज हुआ ना, यहाँ पे जो क्या इशू रेज हुआ था वो देखते हैं। देखो लीगल इशू क्या थे, वॉज द REB स्टेट के अंदर आता है, मीनिंग ऑफ स्टेट के अंदर आता है ये नहीं, ये जो डिसीजन है यहाँ पे ये इशू यहाँ पे रेज हुआ था। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था, द ट्रीटेड REB एज अ स्टेट अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 12। तो जो स्टेट है अंडर आर्टिकल 12 में आप क्या करेंगे, अथॉरिटी है ऐसे हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ऐसे किसने बोला, हाई कोर्ट ने, सॉरी, तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोला। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद जो हाई कोर्ट ने आगे क्या बोला, हेल्थ द REB एक्टेड अनफेयरली बाय एक्सक्लूडिंग मोहनलाल फ्रॉम द प्रमोशन, क्वैश द प्रमोशंस ऑफ अदर 10 एंड डायरेक्टेड फ्रेश कंसिडरेशन इंक्लूडिंग मोहनलाल केस। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था, रूल्ड मोहनलाल वॉज एंटाइटल्ड प्रमोशन राइट लाइक हिज काउंटर पार्ट्स। REB was indeed
अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12, सो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज लाइक इक्वालिटी होनी चाहिए यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। ओके, उसके बाद देखते हैं हम क्या है मीनिंग ऑफ द स्टेट के डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। ओके, तो जो है यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन, executive legislature of the union and state include the union and state government along with the parliament and the state legislature, the president of india and the governor, मतलब इसका मीनिंग क्या है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट जो है इंक्लूड द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएंगे, along with the parliament and state legislature. The president of India and the governors of the state can be also referred as a state. तो president of India, governors वो भी state ही consider करेंगे हम. The term government also includes department of government or any institution under its control, the income tax department and the international institution for the population science could be cited as an example. तो लोकल अथॉरिटी जो है यहाँ पे एज यूज इन द डेफिनेशन, तो यहाँ पे रेफर्स टू म्यूनसिपालिटीज, पंचायत, सिमिलर अथॉरिटीज जो रहेंगे उसको भी हम स्टेट बोलेंगे। द एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटीज कुड रेफर द एंटिटीज एक्सरसाइज द गवर्नमेंट और सॉवरेन, अगर डेलीगेशन पावर हुआ है तो यहाँ पे वो भी स्टेट के अंडर ही आएगा। देखो तो यहाँ पे आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे स्टेट का जो डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट, ये सारे स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे। तो आर्टिकल 12 अब डिफाइन क्या करता है, यहाँ पे मेन पॉइंट है, आर्टिकल 12 defines the term state as used in the different article of the part 3। तो यहाँ पे पार्ट 3 में डिफरेंट वेज ने यहाँ पे क्या किया है, यूज़ किया गया है स्टेट की डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट सेज दैट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द टर्म स्टेट इंक्लूड्स फॉलोइंग, ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया जाता कि ये स्टेट नहीं है, तब तक के लिए जो भी है यहाँ पे क्या होगा, इतना जो दिया है ना आर्टिकल 12 में वो सारे यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन, दी गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, यहाँ पे इंडिया मतलब यूनियन का हुआ, यहाँ पे स्टेट होगा। उसके बाद लोकल अथॉरिटीज़ होंगे, अभी हमने देखा, और लोकल अथॉरिटीज़ अदर अथॉरिटीज़ जो कंट्रोल में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो सारे यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे। द टर्म स्टेट इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। It is therefore the actions of these bodies that can be challenged before the courts as violating the fundamental rights। तो यहाँ पे क्या होगा, the term state includes the executive as well as legislative organ of the union and state। It is therefore the actions of the bodies that can be challenged before the violating, अगर यहाँ पे fundamental right violate हुआ तो चैलेंज कर सकते हैं हम। तो उसके बाद क्या है, अथॉरिटीज़ क्या हुआ, यहाँ पे अथॉरिटीज़ की डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू according to Webster's dictionary, authority means a person or the body exercising power to command। In the context of Article 12, the word authority means the power to make the laws, orders, regulations, bylaws, notification, etc., which have the force of the law and power to enforce the laws। तो अथॉरिटी कौन होगा, अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स डिक्शनरी, अथॉरिटी मीन्स अ पर्सन और बॉडी, कोई भी ऐसा पर्सन है और बॉडी है, क्या एक्सरसाइज करता है, पावर टू कमांड। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 12 के कॉन्टेक्स्ट में द वर्ड अथॉरिटी मीन्स द पावर टू मेक लॉज, उनके पास पावर टू मेक लॉज बनाने के पावर्स है, ऑर्डर्स बनाने के पावर्स है, रेगुलेशंस बनाने के पावर्स है, बाईलॉज बनाने के पावर्स है, एंड नोटिफिकेशन इशू करने के पावर्स है, विच हैव द force of law and the power to enforce those laws। okay, तो local authorities क्या होगा, local authorities is defined under section 3 clause 31 of the General Clauses Act, refers to the authorities like municipalities, district boards,
पंचायत, इम्प्रूवमेंट, ट्रस्ट एंड माइनिंग सेटलमेंट, तो यहाँ पे उसका मीनिंग हुआ। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो केस लॉज है, मोहम्मद यासीन वर्सेस टाउन एरिया कमिटी, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द बाई लॉज and a municipal corporation, yeah, sorry, municipal committee charging a prescribed fee on the wholesale dealer was an order by the state authority contravened article 191G. These bylaws are effect and in substance have brought about to total stoppage of the wholesale dealers business in the commercial sense in Shri, यहाँ पे ये जजमेंट हुआ। ओके, इन श्री राम वर्सेस द नोटिफाइड एरिया कमिटी, अ फी लेविड अंडर आर्टिकल अंडर सेक्शन 29 ऑफ द यूपी म्यूनसिपैलिटी एक्ट 1919 वॉज हेल्ड इनवैलिड। जो यहाँ पे फीस यहाँ पे इन्होंने लिया था म्यूनसिपैलिटी, ये तो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करेगा ना, म्यूनसिपैलिटी है तो यहाँ पे फीस जो ले रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इनवैलिड होगा। अदर अथॉरिटीज़ में क्या आएगा, Article 12, the expression other authorities used after mentioning a few of them, such as the government, Parliament of India, government and the legislature of the state and the local authorities. In the University of Madras versus Santabai, बहुत important case है, landmark case है. The Madras High Court held that the other authorities could only mean authority exercising governmental or sovereign फंक्शंस। जो अथॉरिटी गवर्नमेंटल और सावरिन फंक्शन यहाँ पे फॉलो करती है, यहाँ पे जो यहाँ पे पावर्स है उनके पास, उनको ही हम क्या बोलेंगे, अथॉरिटी के डेफिनेशन में आएंगे। इट कैन नॉट बी इंक्लूड द पर्सन, नेचुरल और जुरिस्टिक पर्सन सच एज द यूनिवर्सिटी अनलेस इट इज़ मेंटेन्ड बाय द स्टेट। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद जो केस है यहाँ पे अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब, यहाँ पे जो टेस्ट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये जो है, यहाँ पे डिटरमाइनिंग द स्टेट ऑफ बॉडी, यहाँ पे जो टेस्ट दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे वेदर द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कॉरपोरेशन, तो जो एंटायर शेयर है कॉरपोरेशन का है, इज़ हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो कॉरपोरेशन का कैपिटल है क्या करता है, हेल्ड कौन करता है, गवर्नमेंट हेल्ड करता है, तो ये जो है यहाँ पे गवर्नमेंट के डेफिनेशन, स्टेट के डेफिनेशन में आएगी। फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ द स्टेट, जो स्टेट क्या करता है, फाइनेंशियल असिस्ट करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेट के डेफिनेशन में फॉल करेगा। कॉर्पोरेशन एंजॉयज द मोनोपोली स्टेटस कन्फर्ड बाय द स्टेट, स्टेट ने ही कन्फर किया है पावर। एग्जिस्टेंस ऑफ डीप परसिवेसिव स्टेट कंट्रोल, तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट कंट्रोल है यहाँ पे, तो स्टेट के अंडर फॉल करेगा। फंक्शंस आर पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए जो फंक्शंस है यहाँ पे उसके फॉलो करता है, तो ये भी स्टेट के अंडर आएगा। इफ़ अ डिपार्टमेंट ऑफ दी गवर्नमेंट इज ट्रांसफर्ड, यहाँ पे क्या होगा, ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रहते हैं ना, वो आएगा यहाँ पे। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर्ड टू द कॉर्पोरेशन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे केस लॉज जो है, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट केस लॉज है। बाशेश्वर नाथ वर्सेस सीआईटी का केस है। आर डी शेट्टी वर्सेस इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, तो ये जो है वो खाना रिलेटेड जो केस था ना, वो डबल प्राइस करके देते थे, उसके रिलेटेड है। जी टेली फिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बीसीसीआई इज़ नॉट द स्टेट, यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी इज़ नॉट द स्टेट। रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा, तो यहाँ पे क्यूरेटिव पिटिशन फाइल किया गया था। ओके, चलो, तो हम अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। इज़ द जुडिशरी अ स्टेट, जुडिशरी क्या स्टेट में फॉल करेगी? देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन ऑन द इशू as to whether the state includes the judiciary within the meaning of Article 12. Even the Supreme Court itself has also sometimes got the confused on this issue. The state of the judiciary can be understood as under the administrative side and the quasi-legislative rule-making side of the judiciary are state. तो यहाँ पे इस तरह से देखो तो जुडिशरी क्या होगी, स्टेट होगी विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। ओके, तो यहाँ पे प्रेमचंद गर्ग वर्सेस जो यहाँ पे एक्साइज कमिश्नर था, उस केस में यहाँ पे बता दिया गया था। हाउएवर द जुडिशियल साइड से देखें तो यहाँ पे जुडिशरी इज नॉट द स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12। इन केस ऑफ नरेश श्रीधर मिरजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1967, तो यहाँ पे 9 जजेस बेंच थी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द जुडिशियल डिसीजन pronounced by the judge of the competent jurisdiction in the relation of the matter brought before him, adjudication cannot affect the fundamental rights of the citizens, since that what the judicial decision purpose
टू डू दिस डिसीजन यहाँ पे कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट एंड नथिंग मोर. Therefore, such judicial decision cannot be challenged under the Article 13. This is the case of judiciary acting its judicial capacity. But in the same case of the Supreme Court also observed that it is the plain that if a party desires to challenge any of the rules framed by the Supreme Court in exercise of the powers under the Article 145 on the ground of they are invalid because they illegally contravene his fundamental rights, it could be open to party to move the Supreme Court under Article 32. It was further held that such challenges is not against any decision of the Supreme Court but against rule made by it pursuance of its rule making power. This is the judiciary acting in the so called quasi legislative capacity यहाँ पे वो fall करती है. ओके ओके आई होप आपको जो आर्टिकल 12 है ब्रीफली समझ आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. थैंक यू.